आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LN ओरिजिन। तो बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें क्या किया था, हमने आपको याद होगा मैंने आपको लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। उसमें हमने अपना कंटेंट तैयार किया था। कंटेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट बताए थे, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मेंशन कर चुकी थी। आज हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या कौन सी फीचर हमारा डिफाइनिंग फीचर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने डिफाइनिंग फीचर ये टर्म क्या यूज़ किया है और ये टर्म होती क्या है एग्जैक्टली। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होती है, इसे बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी। जब आप 10th में होंगे तो आपको अक्सर मैम कहती हैं कि आपको ये चीज़ एज इट इज़ लिखनी है, आप इसको थोड़ा भी आगे पीछे नहीं कर सकते। आपको आपके एग्ज़ाम्स में ये ऐसे ही लिख के आनी है और अगर आपने थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। याद आया आपको? सबके साथ एक्चुअली हुआ होगा ऐसे। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? किसी भी टर्म की एक ऐसी डेफिनेशन, ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, या ऐसी कोई ऐसी टर्म जो उसके बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन को मेंशन करती है, यानी कि उसकी एक इम्पोर्टेंस बताती है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ लिखते हैं। अब डिफाइनिंग फीचर की 2 कंडीशन होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम यही चीज़ मेंशन करते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। इसके 2 टर्म क्या होती है कि इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। क्या मतलब है इसका कि ये हर लिविंग में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। और सेकंड इसका क्या पॉइंट होता है, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन एनी लिविंग। ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, कि ये आपके लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए और आपके नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा रिमाइंड अगर हो रहा हो तो मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो आपको कैसे याद कराई थी। लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कैसे याद कराई थी? आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने ग्राम से। याद आया आपको कुछ? बेसिकली ग्राम की स्पेलिंग क्या होती है? GRAM। बट मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था और इसको क्या बना दिया था? ग्राम्स, GRAMCE, ठीक है। अब इससे हम कैसे याद रखते हैं कि हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या क्या नाम थे? जी से क्या याद किया था हमने? ग्रोथ। R से रिप्रोडक्शन, ठीक है। A से एबिलिटी टू सेंस, इन्वायरमेंट, एंड माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स, ठीक है। इसको हम अदर क्या कह सकते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या कह सकते हैं हम इसको? कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ क्या था? अब हमारा देखो G हो गया, हमारा R हो गया, A हो गया। अब M क्या होता है? M से मैंने आपको क्या बताया था? मेटाबॉलिज्म। क्या बताया था मैंने आपको? मेटाबॉलिज्म। और क्या होता है?
मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, जैसे कि प्रोटीन से अमीनो एसिड का प्रोटीन टूट के क्या बनाता है? अमीनो एसिड्स बनाता है, और अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं? हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस, और ये किस चीज़ में होती है? हमारे मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, उसके बाद हमारा जी भी हो गया, आर भी हो गया, ए भी हो गया, एम भी हो गया। अब बचा सी। सी से हमारा क्या आता है? सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है बच्चों? सेल ऑर्गेनाइजेशन। आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, और ऑर्गन से हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो सेल क्या है कि किसी भी सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम एक सेल का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसमें मिनिमम एक सेल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और यूनिसेक्सुअल क्या हो, मतलब कि कौन से होता है? जैसे कि आपका अमीबा हो गया या आपका बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और आपको ये बात भी पता है कि जो सेल है हमारा, वो क्या है? हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पता है आप लोगों को कि हमारी जो सेल है वो हमारी लाइफ की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारा सी भी हो गया। अब बच्चा ई। ई से क्या हो गया हमारा? एमरजेंस। ठीक है, अब बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग, बट आपकी एनसीईआरटी में 3 टर्म अलग से मेंशन की हुई है। फर्स्ट वन इज आपकी फर्स्ट क्या है आपकी? सेल्फ ऑब्सेस्ड। फिर सेकंड है आपकी एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। क्या है आपकी? सेल्फ रेप्लिकेट। और आपकी लास्ट है इंटरेक्ट एंड एमरजेंस। क्या है आपकी? इंटरेक्ट एंड एमरजेंस। तो इन्हें देखकर आप नर्वस मत होइएगा कि ये 3 मैम ने अलग लिख दी हैं तो ये 5 अलग हैं, ये 3 अलग है। नहीं, अब ध्यान से देखिए इन्हें। मैंने क्या बोला? सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, यानी कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी तो सेल्फ फॉर्म्ड होती है। ठीक है, सेकेंड वन इज क्या है? हमारा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बनाने की एबिलिटी, क्षमता। तो इसका क्या मतलब है? हमारा रिप्रोडक्शन आ गया ना यहाँ पे। अब इंटरेक्ट करना और एमरजेंस, ये इंटरेक्ट का क्या मतलब है? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, यानी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मतलब फील करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना। यानी कि आपको पता, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप सपोज कीजिए मेरे सामने एक चाय का कप रखा है। ठीक है, बाय चांस मेरा हाथ उससे टच हो जाता है, तो मैं क्या करूँगी? रैंडमली अपना हाथ पीछे करूँगी। तो क्या किया? मैंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स किया। क्योंकि रेस्पॉन्स किया ना, तो ये क्या है हमारा? ये हमारी सारी चीज़ें किस में आएगी? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल। और आपका एमरजेंस है ये रहा, आ गया ना हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और ये पता करेंगे कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा डिफाइनिंग फीचर है या कौन सा नहीं। ठीक है, शुड आई रब दिस? आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देन हम इसको एक के बाद एक लेके चलेंगे और फिर अपना डिफाइनिंग कैरेक्टर पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या मैंने आपको अभी क्या बताया था? इसका नाम इंट्रोडक्शन करते हुए, सेल इज द
is the structure and functional unit of life. तो हो गया सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल से क्या है, हमारे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन, देन बॉडी। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब अगर एज ए डिफाइनिंग फीचर इसकी बात करें तो क्या हमारा सेल सारे लिविंग में पाया जाता है? यस, सेल हमें सारे लिविंग में पाया जाता है। तो क्या सेल नॉन लिविंग में भी पाया जाता है? द आंसर इज़ नो, सेल नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। तो इसीलिए हमारा जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हुआ, हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। गॉट इट? ठीक है, अब सेकंड लेते हैं हम अपना ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है हमारा, क्या होता है ग्रोथ? अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्रोथ का कोई एक एग्जांपल दीजिए तो क्या बताएंगे कि मैम हाँ, हम ह्यूमन ग्रोथ का एग्जांपल है, क्योंकि हम छोटे से लेके बड़े हो जाते हैं। हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े ग्रो कर जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है। एग्जैक्टली हमारे अंदर ग्रोथ होती है, पर वो ग्रोथ क्यों होती है आपके अंदर? मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि ग्रोथ क्यों होती है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि आप कुछ खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं और वो कहीं आपकी बॉडी पे बाहर चिपक गया है तो इट मीन आपकी ग्रोथ हो गई है? नहीं, आपकी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है? इंटरनली होती है। आप कुछ खाते हैं, ठीक है, उसके से आपका क्या होता है, वो आपकी बॉडी तक पहुँचता है, फिर ब्लड उसको सारे ऑर्गन तक पहुँचाता है, उससे सेल बनते हैं, सेल से एटीपी बनता है, और एटीपी बनने के बाद आपकी ग्रोथ होती है, यानी कि वो इंटरनली कर रहा है, इंटरनली प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ का क्या मतलब, हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ का क्या मतलब है? मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज करना। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो हमारी जो ग्रोथ होती है वो 2 टाइप से होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कि या तो आप सेल का नंबर इंक्रीज कर दो, क्या करो, या तो आप सेल का नंबर इंक्रीज करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई सेल लिया 2 ग्राम का। ठीक है, एक जगह आपने लिए सेल लिए 2, एक आपने लिए एक जगह सेल लिया आपने 10, तो आप मुझे बताइए किस में ग्रोथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली मैम, जहाँ 10 सेल है, जहाँ नंबर ज़्यादा है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो जल्दी होगी। एग्जैक्टली, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम सेल का नंबर बढ़ाते हैं तो उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें मास बढ़ रहा है, उसके मास में इंक्रीज हो रहा है, तभी तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सेकंड है कि अगर हम नंबर ना बढ़ाएं, हम सेल का मास बढ़ा दें, क्या करें, हम सेल का मास इंक्रीज कर दें, तो उससे क्या होगा? अगर हम सेल का मास इंक्रीज करेंगे तो इंडिविजुअल का
मास इंक्रीज़ करेंगे, मास इंक्रीज़ करने के बाद अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ समझाऊं तो कोई चीज़ है 2 ग्राम की, कोई चीज़ है 5 ग्राम की, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ मास ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ जल्दी होगी, पर सेल मास इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा, इसका इंडिविजुअल भी इंक्रीज़ होगा, इंडिविजुअल मास जो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, इंडिविजुअल मास भी इंक्रीज़ होगा। और अगर इंडिविजुअल का मास इंक्रीज़ होगा तो उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ उसके नंबर में भी इंक्रीजमेंट होगा। क्या कहते हैं, इसके नंबर में भी इंक्रीजमेंट होगा। तो ये सब क्या हुआ, हमारी ग्रोथ हुई। अब मैं आपको अगर बताऊं कि ग्रोथ हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में किस तरह से होती है, अगर हम ये चीज़ डिस्कस करें कि दोनों में ग्रोथ हमारी कैसी होती है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक जगह तो मैं ले लेती हूँ यूनिसेलुलर, ठीक है, फिर एक जगह ले लेते हैं हम मल्टीसेलुलर। ठीक, अब यूनिसेलुलर का क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यूनिसेल मतलब मिनिमम जिसमें एक सेल हो, तो यूनिसेलुलर का क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था अमीबा या बैक्टीरिया, दोनों में एक एक सेल होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अमीबा ले लेती हूँ, ठीक है, ये है हमारा छोटा सा अमीबा, इसके साइज पे मत जाना, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर मैं इसके सेल में डिवीज़न करवाती हूँ, ठीक है, सेल डिवीज़न कराया तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेल डिवीज़न कराने से इसका जो है सेल साइज इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। हमने इसका क्या कराया, डिवीज़न कराया, डिवीज़न कराने से क्या हो गया कि इसका सेल इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका नंबर बढ़ा के इसमें दोबारा सेल डिवीज़न कराती हूँ तो क्या होगा यार, इसमें तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और इसमें क्या फॉर्म हो गई, 2 न्यू डॉटर सेल। क्या हुआ, इसमें ग्रोथ तो हुई, पर ग्रोथ के साथ साथ क्या हो गई, इसमें रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है, 2 न्यू डॉटर सेल्स। तो अब हमें इसमें यूनिसेलुलर में क्या पता चला कि हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर आपका सेल डिवीज़न करवाते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर हम उसका नंबर बढ़ाते हैं, उसमें दोबारा डिवीज़न करवाते हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इस यूनिसेलुलर में क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंट्रिंसिक। क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, आपस में घुले मिले होना, घुले मिले होना, ठीक है। यानी कि यूनिसेल में अगर हम ग्रोथ कराएंगे तो उनका रिप्रोडक्शन भी होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन यूनिसेलुलर ग्रोथ आर मतलब अब यूनिसेलुलर ग्रो बाय द रिप्रोडक्शन, दे ग्रो बाय द रिप्रोडक्शन बाय द सेल डिवीज़न एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीज़न। ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रो भी कर रहे हैं सेल डिवीज़न की वजह से और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं सेल डिवीज़न की वजह से। सो यस, अगर आपकी उसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेल डिवीज़न की वजह से ग्रोथ कर रहे हैं या क्या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यस, सो आंसर इज
सो यस, यूनिसेलुलर is growth by the cell division. They reproduce by the cell division. क्या आएगा? They reproduce by the cell division. By the cell division. Got it बच्चों? अब हम लेते हैं मल्टी सेलुलर का कोई एग्जाम्पल। अब मल्टी सेलुलर में क्या आएगा? अब फॉर एग्जाम्पल मैं हमारा ही ले लेती हूँ, ह्यूमन्स का ही ले लेती हूँ। अब आपको पता है ह्यूमन्स में क्या होता है, एग और स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो अगर एक जाइगोट बना, जाइगोट में अगर हम सेल डिवीजन, हमारा क्या हो गया, जाइगोट। ठीक है, इसमें अगर मैंने सेल डिवीजन करवाया तो उससे क्या होता है, 2 सेल फॉर्म हो जाती है, 2 स्टेज सेल हो गई। ठीक है, 2 स्टेज सेल। ठीक है, अगर अब मैं इसमें आके डिवीज़न करवाती हूँ तो ये क्या बन जाता है, 4 स्टेज। ठीक है, देन 8 स्टेज, एट स्टेज के बाद यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या होगा, अडल्ट बनेगा। तो आप मुझे बताइए, हमने यहाँ तक इसमें सेल डिवीज़न करवाया तो क्या इसमें अभी रिप्रोडक्शन हुआ? अभी तक इसमें रिप्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी खुद न्यू अडल्ट बना है। अगर अब अभी क्या ये न्यू अडल्ट बना है, अगर अब इसमें मैं रिप्रोडक्शन कराती हूँ तो ये तब जाके अपने ऑफस्प्रिंग बना पाएगा। ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर में ग्रोथ की तरह दोनों चीज़ नहीं होती, ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे यूनिसेलुलर में क्या था, ये दोनों क्या थे, म्यूचुअली इंटरसिक थे, यानी कि आपस में घुले मिले थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस पूरी कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आया है कि हमारा जो ग्रोथ है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इससे क्या पता चल रहा है कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हमारा 5 में से 2 कैरेक्टर हो चुके हैं। हमें पता चल गया है कि हमारा ग्रोथ तो भाई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, हमारा सेल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अब थर्ड किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। थर्ड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे आप अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। अब इंसान के बच्चे ही होंगे, घोड़े के बच्चे ही होंगे, या किसी जानवर के उसी स्पीशीज के बच्चे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ बंदर के शेर के बच्चे हो गए, ऐसा तो नहीं होता। तो यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बन सके, ऑन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम रिप्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन तो लिविंग में होता ही होता है और ये नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। पर अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं तो क्या करेंगे हम इसमें। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है हमारा, म्यूल, यानी कि खच्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको कोई भी म्यूल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, म्यूल, एक मेल म्यूल चाहिए होता है हमें। ठीक है, और चाहिए होती है फीमेल हॉर्स। इसमें होते हैं हमारे 62 क्रोमोसोम, इसमें होते हैं हमारे 64 क्रोमोसोम। ठीक है, अब 62
इसके यानी कि 31 क्रोमोसोम ले जाते हैं, इसके 32 क्रोमोसोम जाते हैं, देन इनका क्रॉस होता है और तब जाकर खच्चर में 64 क्रोमोसोम आते हैं। 64 क्रोमोसोम आते हैं और एक म्यूल बनता है। और आगे म्यूल बनाने के लिए भी आपको फीमेल हॉर्स के साथ ही इसका क्रॉस कराना पड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है हमारा? सेकंड एक्सेप्शन क्या है हमारा? हनी बी। आपको पता है हनी बी में क्वीन होती है जिसका काम क्या होता है? क्या काम होता है बताओ? जो कुछ काम नहीं करती। ये क्या होता है? मेल और मेल होते हैं, ठीक है। क्वीन होती है, ये क्या क्या करती है? नेक्टर से सक करती है, यानी कि हमारे छत्तों से शहद चूसती हैं, ठीक है। तो इसका क्या, ये क्या है? कुछ भी काम नहीं करती। और जो हमारी बीज होती है नेक्टर सक करती है, वो कौन करती है? हमारी कोवर्कर बीज। कोवर्कर बीज, इनसे कि ये क्या है? ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? स्टेराइल, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एक्सेप्शन हो गया। थर्ड है हमारा इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल, ठीक है। अब आप ये बताइए, हमारा क्या था डिफाइनिंग में? क्या था कि वो लिविंग में, सारे लिविंग में होनी चाहिए, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सारे लिविंग में हो रही है? नहीं, हर रिप्रोडक्शन सारे में नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्या है? 3 एक्सेप्शन है, इसीलिए क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। गॉट इट बच्चों? अब फोर्थ है हम आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या बताया था मैंने? इज अ सम ऑफ those chemical reaction reactions occurring in our body, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये हो गई। तो ये क्या, ये सभी लिविंग में होती है? यस, वो सभी लिविंग में होती है। बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इन विट्रो, ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब, ऐसी रिएक्शंस जो टेस्ट ट्यूब में होती हैं, ठीक है। ये क्या है? कैसी रिएक्शंस होती हैं? ये होते तो नॉन लिविंग, क्या है? ये क्या होती है? इज नॉट अ लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग तो नहीं होती, बट ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? लिविंग रिएक्शन, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में हो रही है। नॉन लिविंग ना होने के बावजूद भी ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? लिविंग रिएक्शन है। तो यस, मेटाबॉलिक सारे रिएक्शन सारे लिविंग में हो रही है, यही तो हमारे डिफाइनिंग फीचर की कंडीशन है। तो क्या हुआ हमारा? सो यस मेटाबॉलिज्म, is a defining feature, is a defining feature. गॉट इट बच्चों? तो हमें 4 चीज़ों में क्या कौन पता चल गया कि हमारा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये हमारे डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल एंड मेटाबॉलिज्म
हमारे अभी तक के डिफाइनिंग फीचर हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया हमारा कॉन्शियसनेस। लास्ट पॉइंट हमारा क्या रह गया है? कॉन्शियसनेस। या हम इसको क्या बोले? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट and mount a suitable response. हम करते हैं ना अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल रेस्पॉन्स, हम इंटरेक्ट करते हैं ना अपनी उससे इन्वायरमेंट से। यस, ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं। अगर मैं आप सोच रहे होंगे कि क्या प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होती है? यस, प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि उनमें फोटोपरियोडिज्म रिएक्शन होती है। वो क्या करते हैं? फोटोपरियोडिज्म रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सनफ्लावर कैसे करते हैं। आपने सनफ्लावर को देखा होगा। सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो हमारे जो सन है उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। जिस डायरेक्शन में सन होता है उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर मूव करता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉन्शियसनेस की। अगर हम एक इससे बड़ी टर्म होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो आपकी कॉन्शियसनेस तो होती है वो तो लिविंग में होती है। ठीक है, वो तो आपका डिफाइनिंग फीचर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इससे आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे आपके अबाउट द बायोडाइवर्सिटी या टेक्सोनॉमिकल एड्स नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अब तक आपके मैं 2 लेक्चर ले चुकी हूँ, तो इन 2 लेक्चर से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कुछ आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। और बाकी बच्चों, आपको पता ही है आपकी हमारे ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आइए और अपनी सीट को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।